अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर सका हूँ क्योंकि मैं यूनान को छोड़ के इटली आ गया था और कुछ दिन वहाँ पे स्टे किया और फिर वहाँ से मैं पुर्तगाल आ गया हूँ। तो इस गैप के दरमियान मैं वीडियो नहीं बना सका, माजरत। एक भाई का कमेंट भी आया था कि आप वीडियो बहुत लेट बनाते हो तो पिछली कहानी हम भूल जाते हैं, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम नहीं मिल सका। अब मैं पुर्तगाल में आ गया हूँ तो इंशाल्लाह जो है हम बात को आगे बढ़ाएंगे ज़रूर। जहाँ पे बात छोड़ी थी वहाँ से आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हाँ जी, तो हम इस्तांबुल शहर पहुँच चुके थे। रमज़ान का पहला रोज़ा था और हम वहाँ जब पहुँचे तो 4-5 दिन वहाँ पे स्टे किया अपने एजेंट के पास, जो तुर्की वाला हमारा एजेंट था। तो उसके आगे फिर किसी और एजेंट के साथ बात करनी थी यूनान जाने के लिए, तो वो हमारे भाई ने उधर रब्ता करके एजेंट से बात करके बात फाइनल हो गई। तो 5 दिन के बाद हम वहाँ से निकले और उस एजेंट के घर पहुँच गया। 2 दिन वहाँ पे स्टे किया उसके पास, 2 दिन के बाद वहाँ से निकले। सामान वगैरह ले लिया, खाने पीने का, बैग भी नए ले लिए, कपड़े भी ले लिए, बूट भी ले लिए, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ थी वो सब ले ली। तो 2 दिन के बाद वहाँ से निकले। गाड़ी में एक हाई एस टाइप गाड़ी आई और उसमें 30 आदमियों को उन्होंने बिठाया और एक टैंकर हमारे साथ चल पड़े। तो 2-2.5 घंटे के बाद जाके यूनान और तुर्की के जो नहर आती है बॉर्डर, उस पे हमें उस गाड़ी वाले ने उतार दिया और वो वापस चला गया। वहाँ पे पहुँच के टैंकर आगे आ गया और हम पीछे पीछे चल पड़े। जंगल था, जंगल में एक जगह थी मखसूस, उनकी कोई बनी हुई होती हैं जगह, वहाँ पे ले गया। तो वहाँ देखते हैं कि और भी आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे और उसका कोई वाकिफ़ कार था एजेंट, वो भी कोई गेम लेके जा रहा था। तो उसने कहा यहाँ पे बैठ जाओ, स्टे करो, जब निकलना होगा तो बताऊंगा। खैर वहाँ पे बैठे रहे, रात गुजर गई। अगले दिन आधा दिन भी गुजर गया, नहर के किनारे बैठे रहे। अगले दिन तकरीबन असर के टाइम उन्होंने कहा कि चलो जी जाना है। तकरीबन टोटल आदमी हम हो गए 40 से 50 आदमी, और 3 हमारे डैंकर थे जो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, रहबर। तो वो लेके चल पड़े। जब नहर के करीब पहुंचे हैं तो वहाँ पे तुर्की की आर्मी खड़ी थी। उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने बुलाया हमें, और डैंकरों ने कहा कि कुछ नहीं होता चलो। हमने कहा ठीक है, हम भी चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे उनके पास, उन्होंने लाइन में बिठा दिया सबको। बिठा के उन्होंने कहा कि अपने अपने बैग खोल के सारा सामान निकाल के रख दो, और अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है तुम्हारे पास कोई, वो भी निकाल के रख दो, कार्ड, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है सब कुछ निकालो। तो किसी के पास भी नहीं था कुछ, और वहाँ पे शो कर भी नहीं सकते। अगर कोई कार्ड वगैरह या कोई इस तरह की शो करें तो चांस होता है कि वो डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन खैर अल्लाह ने बचा लिया, उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने तलाशी वगैरह ली, सब कुछ पूछा, किधर जा रहे हो, कब से इधर हो, क्यों आए हो, सब कुछ पूछ पाछ के उन्होंने कहा कि चलो जाओ। बल्कि उन्होंने ख़ुद हमें कश्ती में बिठा के, जो प्लास्टिक की थी, वहाँ पे हवा भर के उन्होंने, दो जो हमारे डैंकर थे उन्हें कहा कि इन्हें लेके जाओ, नहर के उस पार लेके जाओ। तो 8-8 आदमी करके, अगर आर्मी ना होती तो वो तो 12-12 आदमी भी बिठा लेते हैं उसमें, लेकिन आर्मी की वजह से आर्मी ने कहा नहीं, ज़्यादा आदमी नहीं बिठाने, 8-8 आदमी बिठाने हैं। 8 आदमी और 2 कश्ती चलाने वाले, टोटल 10 आदमी। तो उन्होंने 10-10 करके जो है अल्लाह का नाम लिया और नहर क्रॉस करवाई सब। नहर जब क्रॉस कर ली तो नहर के आगे एक झील थी, वो झील भी क्रॉस करनी थी। तो वो झील जो है वो, चप्पू उसमें नहीं चलते थे कश्ती के। वो ऐसे होता था कि जो डैंकर होते थे ना, वो उसमें उतर के पानी में आगे कश्ती पकड़ के, एक आदमी पीछे एक आगे, वो धक्का लगा के लेके जाते थे मुसाफिरों को। अल्लाह माफ़ करे, ये उनका ही काम है जो उन्होंने किया था। बहुत हिम्मत है यार। इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि हाथ डालें तो हाथ का खून जो है वो रुक जाए,
इतनी सर्दी। लेकिन खैर उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने किया। जब हमारी बारी आई तो जब झील के किनारे पहुंचे तो तकरीबन कोई 10 फुट पीछे जो है कश्ती पंचर हो गई। उसकी हवा जो है वो निकलने लगी। आदमी ज़्यादा बैठाए हुए थे, आर्मी की नज़र से ओझल हो गए थे वो। अब झील में उन्होंने अपनी मर्ज़ी की तो आदमी ज़्यादा बिठाया और वो कश्ती पंचर हो गई और हवा निकलनी शुरू हो गई, पानी उसमें अंदर आना शुरू हो गया। यार उस टाइम तक तो किनारे लग गए थे, लेकिन फिर भी जो है ना, ज़्यादा गहराई तो नहीं थी, लेकिन जब नीचे उतरे तो इतना इतना पानी आ गया, सब कपड़े बैग सब कुछ जो है वो गीला हो गया पानी से। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मजबूरी थी। खैर बाहर निकले, किनारे पे जाके फिर उधर बैठ गए। सामने बॉर्डर था, एक बन सा बना हुआ था, वो क्रॉस करके आगे जाना था। उस बन पे जो है फौजियों की गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो जेंटो ने कहा कि इधर वेट करो, स्टे करो, फिर आगे तुम्हें लेके जाते हैं। तो वहाँ पे इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि कब आगे निकलना है। करते करते रात के 2 बजे और सर्दी इतनी कि बस जिस्म का पूरा खून जो है ना एक रुका हुआ था। मतलब कोई चीज़ ऐसे भी टच होती थी ना जिस्म के साथ तो इतनी तकलीफ होती थी कि मैं बता नहीं सकता। खैर बर्दाश्त किया। फिर 2 बजे के बाद उन्होंने कहा कि अब निकलना है हमें। तो वहाँ से निकले, बन क्रॉस किया, फिर स्पीड लगा के वहाँ से भाग के निकलना पड़ता है कि गाड़ी ना आ जाए फौज की, यूनान वालों की। तो वहाँ से बन क्रॉस करके जब आगे निकले तो बारिश आई हुई थी, तो ज़मीन का जो सिस्टम था वो बहुत ख़राब था। बन क्रॉस करके आगे जब निकले तो सामने जनाब ज़मीन थी, उसको पानी लगा हुआ था। बारिश आई हुई थी मेरे ख्याल से, या पानी लगा हुआ था, कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन गोबर ही गोबर थी वहाँ पे। इतना इतना जनाब बूट जो है इतने इतने अंदर उसके चले गए। बहुत ज़ोर लगा लगा के उससे निकलना पड़ा। किसी ने बूट निकाल लिए, हाथों में कर लिए, किसी ने जनाब बूट पहने हुए थे निकल पड़े। बहरहाल करते करते वो भी वहाँ से भी क्रॉस किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक रोड आता है वहाँ पे। जो इस बारे में जानते हैं डैंकर या जो जिन्होंने डैंकी लगाई है वो तो जानते होंगे, उस रोड को 85 का नाम दिया हुआ है। पता नहीं वो किसने नाम दिया था 85 रोड उसको, बहरहाल मशहूर है 85 के नाम से। वो रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करके फिर आगे पहाड़ी पे चले गए। पहाड़ी पे चलते चलते मतलब सुबह का टाइम होने वाला था कि डैंकरों ने एक खाई थी पहाड़ियों के सेंटर में, तो उस खाई में जाके बिठा दिया और कहते हैं कि यहाँ पे अब स्टे करो, दिन होने वाला है, तो दिन में हम सफ़र नहीं करेंगे। तो जितनी सर्दी थी, सब ने कहा कि हमने तो आग जलानी है, हम तो नहीं जिंदा रह सकते आग जलाने के बगैर। जितनी सर्दी, हमारे कपड़े भी सारे गीले हैं, बूट भी गीले हैं। तो डैंकरों ने कहा चलो जला लो आग, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे बहुत गहरी खाई है। खैर सब ने जनाब अपनी अपनी आग जलाना शुरू कर दिया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाई। किस्मत हमारी ख़राब थी, शायद उस आग की वजह से जब धुआं उठा तो दिन दहाड़े सब आर्मी तो वहाँ पे होती है ना, घूम रही होती है, तो उनको पता चल गया कि यहाँ पे धुआं उठ रहा है तो कोई आदमी है यहाँ पे। तो उन्होंने इंतज़ार किया रात होने का। उन्हें भी पता था कि इन्होंने रात को निकलना है, तो उन्होंने जनाब हमारे रास्ते पे नाका लगा लिया। जगह जगह पे वो छुप के बैठ गया, चार चार पाँच पाँच आदमी। तो जो ही रात हुई हमारा सफ़र शुरू हुआ। डैंकर आगे और हम पीछे, एक डैंकर पीछे, दो आगे, तो बाकी आवाम जो है सेंटर में। चलते चलते 2 घंटे हमने पैदल चले जब जंगल में, तो 2 घंटे के बाद एक जगह ऐसी आई कि चारों तरफ से हमें फ़ौज ने घेर लिया और हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी। तो डैंकरों ने हमें समझाया था कि जब कोई इस तरह का मामला हो ना, तो तुम लोगों ने हम मुझे फॉलो करना है, जहाँ मैं भागूंगा ना तुमने हमारे पीछे भागना है। हमने कहा ठीक है। लेकिन जब फायरिंग हुई ना, मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम कुछ पता ही नहीं चला कि कौन किधर है और कौन किधर नहीं है। जिस बंदे का जिधर मुंह आया ना उधर ही भागा है वो। मैं भी भागा, दूसरे भी भागे। ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि
मैं जब भागा ना तो पता नहीं किस चीज़ के साथ मेरा जो पैर है ना लगा और मैं नीचे गिरा और मेरे ऊपर एक और फिर एक ऊपर। मैं जूं उठने की कोशिश करता हूँ दूसरा मेरे ऊपर आ गया। अंधेरा था, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, लेकिन वो अफरा तफरी में जो है ना वो फौज भी मसरूफ़ हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जल्दी से फिर मैं उठा और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते तकरीबन आधा किलोमीटर हमने भागे और आगे देखा कि रास्ता भी बंद है। ठीक है। गुलाब के फूल फूल जो होते हैं उनके पौधे थे छोटे छोटे, और उसके पे आप जानते हैं कांटे कितने होते हैं। हमारे मुंह पे जिस्म पे पूरे जनाब कांटे ही कांटे लग गए। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं सूझी, यही था जहन में कि इनसे बचना है। हम 12 आदमी जो है ना उस जंगल में जाके छुप गए, एक दूसरे के ऊपर इधर उधर, बिल्कुल सांस बंद। किसी को अगर खांसी भी आ रही है तो वो मुंह अपना दबा लेता था। खैर वहां पे बैठ गए। डैंकर एक पकड़ा गया, एक भाग गया, एक उनको नहीं मिला। जो पकड़ा गया था उसको उन्होंने मारा, बहुत ज़्यादा मारा, और उससे कहा कि तुम जो है ना अपनी ज़बान में ना उनको बुलाओ, वापस बुलाओ, जो छुप गए हैं ना उनको वापस बुलाओ। तो वो बेचारा ऊंचा ऊंचा आवाज़ लगाता था और हमें कहता था जहाँ भी हो वहीं रहना, बाहर मत निकलना वरना बहुत मारेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम वहीं पे छुपे रहे। लेकिन वो उनका इलाका था, उन्होंने हमें ढूंढ ही लेना था आखिरकार। उन्होंने कुत्ते मंगवा लिए और बड़ी बड़ी टार्च लाइट जो हैं उनके पास होती हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने फायर भी किए और इंग्लिश में जो है ना वो कहते रहे कि बाहर आ जाओ वरना हम जो है गोली मार देंगे, और वरना कुत्ते छोड़ देंगे, और अगर कुत्ते छोड़ दिए तो ये चीर फाड़ डालेंगे तुम्हें। लेकिन हम फिर भी जो है ना नहीं निकले। हमें बताया गया था कि ये ऐसा वैसा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जब देखा उन्होंने कि ये नहीं निकल रहे, उन्होंने टार्च लाइटें मारी और रास्ता तो बना हुआ था, ज़ाहिर बात उन्हें तो पता था। टार्च लाइटें मार के उन्होंने हमें ढूंढ लिया। जब ढूंढ लिया तो कहते हैं बाहर निकल आओ। हम निकले बाहर, लेकिन जब निकले तो फिर उन्होंने जो किया हमारे साथ मैं बता नहीं सकता, लेकिन बताना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं ना उनके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर निकले, जो लोग उधर ही जिन्होंने सिलेंडर कर दिया था ना, हाथ ऊपर कर दिए थे और कहा गिरफ्तारी दे थी, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। लेकिन जो भागे थे ना उनको तो फिर इतना मारा कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब रोड पे लेके आ गए। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने बूट उतार दो, शूज़ उतार दो, जुराबें निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। ठीक है। बैग साइड पे रख दो, शर्ट उतार दो, पैंट उतार दो। ठीक है। खाली अंडरवेयर। ठीक है जी। सब कुछ उतार कर रोड पे ऐसे करके ना नीचे लिटा दिया। पेट के बल जो है ना, पेट हमारा सड़क पे मतलब ऐसे नीचे लिटा दिया। लिटा के फिर एक सिरे से शुरू किया है उन्होंने डंडा मारना, सबको एक 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 मार के जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो फिर तीसरा आता है। एक हमारा दोस्त था, उसके पास से मोबाइल जब तलाशी ली गई तो उसके पास एक नोकिया का मोबाइल था छोटा, वो निकला। तो उसको उन्होंने बहुत मारा कि तुम वो समझते थे कि ये डैंकर है, मतलब गेम लेके जाने वाला है, इसके पास मोबाइल है तो ये राब्ता रुब्ता करता होगा, ये डैंकर है। तो जो डैंकर होता है उसको बहुत मारते हैं। उन्होंने समझा कि ये डैंकर है। वो इंग्लिश में उससे पूछते रहे, लेकिन उस बेचारे को इंग्लिश भी नहीं आती थी, और आती भी होती तो वो क्या कर सकता था। डैंकर का तो नाम ही नहीं लेना था, क्योंकि उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जानी थी। 20-25 साल सज़ा है उसकी। तो उसको हम सबसे ज़्यादा उसको मारा उन्होंने। और एक और लड़का था, काफ़ी कद था उसका, लंबा चौड़ा नौजवान था। उनकी नज़र में शायद ये समझते थे कि ये शायद होगा डैंकर, तो उसको भी बहुत मारा। फिर वहाँ से जनाब उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया, ऐसे ही नंगे मंगे गाड़ी में बिठा दिया, और गाड़ी में बिठा के ले गए जेल में। जब जेल में ले गए ना, गाड़ी से उतरते वक्त एक एक डंडा फिर मारा उन्होंने। जब जेल के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उसने एक एक डंडा दबा मारा। फिर एक हाल था आगे सामने से, वहाँ पे कहते हैं कि रुक जाओ, वहाँ पे रुक गए।
तो कहते हैं जी अपने अपने कपड़े जो हैं यहाँ पे एक जगह पे रख दो। सब ने अपने अपने कपड़े निकाले और वहाँ पे रख दिया, और वहाँ पे उन्होंने, बताना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं डैंकी लगा के आना है। तो वहाँ पे उन्होंने अंडरवेयर भी निकलवा दिए थे हमारे, और एक लाइन में दीवार के साथ ऐसे लगा के खड़ा कर दिया, और पीछे से डंडे दीवार के साथ लगा के उन्होंने जी एक एक डंडा और फिर हमें मारा और जेल में डाल दिया। जेल में भी डाला, और ये बोला कि कपड़े उठाओ, जिस जिसके हाथ जो जो आता है वही पहन के अंदर जाओ, ये नहीं कि अपना अपना उठाओ और पहनो। जो जो जिसके हाथ में आया वही उठाया और पहन के अंदर चले गए। बहुत बेरहम लोग हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद, 24 घंटे उधर रखा हमें अंदर, और 24 घंटे के बाद फिर हमें जनाब गाड़ी में डाला। शूज़ वगैरह नहीं दिए, बूट जुराबें कुछ भी नहीं दिया, खाली एक शर्ट, हाफ बाजू शर्ट और एक ट्राउज़र के साथ हमें उन्होंने जनाब गाड़ी में डाला और नहर की तरफ लेके चल पड़े। जब नहर के किनारे पे पहुंचे तो उन्होंने जनाब हमें घुटनों के बाल नीचे बिठा के, दोनों हाथ यहाँ पे रख के ऐसे जो है ना बिठा दिया, और सब की एक एक करके तलाशी लेना शुरू कर दी। जिसके पास कुछ निकलता था उसको मारते थे। ठीक है, मेरे पास से भी एक सिक्का निकला, पता नहीं किस चीज़ का था वो, कोई तुर्की का था मेरे ख्याल में। एक दो सेंट थे मेरी जेब में से निकले, और उस साले ने मुझे एक थप्पड़ मारा ना, तो मुझे 8 दिन जो है सुनाई नहीं दिया, उस कान से थोड़ा सुनाई देता था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकले, नहर क्रॉस हो गई, नहर क्रॉस करके फिर आगे जो है पहुँचे तो हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, खाने पीने के बगैर, वैसे भी कमज़ोरी, और पैर जो थे इतने सर्दी की वजह से और पैदल चलते चलते इतने ख़राब हो चुके थे कि जब आगे गए तो एक सड़क थी टूटी फूटी, वहाँ पे बजरियाँ भी थी, बजरी थी, तो छोटे छोटे जो है पत्थर थे, वो जब पैरों में लगते थे तो पैरों से खून निकलना शुरू हो गया।